हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस मैराथन सीरीज, जिसमें हमें यहाँ पर टैबलेट के एमसीक्यूज देखने हैं। हम ओएसएससी मैराथन सीरीज पर काम कर रहे हैं और आपको फार्मास्यूटिक्स 1, फार्मास्यूटिक्स 2, केमिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको देखने हैं। फार्मास्यूटिक्स 2 के भी आपको देखने हैं, फार्मास्यूटिक्स 1 के भी देखने हैं। और 1 के अंतर्गत अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आज हमें देखना है यहाँ पर प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट्स से एमसीक्यूज। टैबलेट से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर पूरे फार्मास्यूटिक्स की बात करूं तो टैबलेट या कैप्सूल बहुत ही हाईलाइटेड सब्जेक्ट्स है, बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं। यहाँ से क्वेश्चन निकल कर आते ही हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे तो आपको अपने इस पोर्शन को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। चलिए शुरुआत करते हैं, पहले क्वेश्चन से मिलते हैं क्या क्वेश्चन निकलता है टैबलेट के साइड से। तो पहला टैबलेट इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन आ रहा है। Tablet placed in between the gingival it means gum and cheek area are known as gum। मतलब क्या हो रहा है, जो हमारा मसूड़े वाला पोर्शन होता है, मसूड़े और चिक दोनों के बीच जो टैबलेट को प्लेस किया जाता है, इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो रहता है वो बताइए। सबलिंगुअल टैबलेट, बकल टैबलेट, ट्रोचेस एंड लॉजेंस, डेंटल कोन्स। अब देखिएगा यहाँ पर आपको इनके रूट ऑफ एप्लीकेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन समझना है। सबलिंगुअल कहाँ डाला जाता है बताइए, सबलिंगुअल कहाँ प्लेस करते हैं? बियॉन्ड द टिथ, बियॉन्ड द टंग, अपने जीभ के निचले वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से में सबलिंगुअल रहता है, ठीक है, जीभ के नीचे। बकल टैबलेट ये कहाँ होता है? बकल टैबलेट कहाँ पर रहेगा? जो हमारा मसूड़ा है, मसूड़े और गालों के बीच में जो पोर्शन रहेगा वहां पर बकल टैबलेट प्लेस किया जाता है। ट्रोचेस एंड लॉजेंस की बात करते हैं तो क्या होता है? ये डायरेक्ट आपके टैबलेट है या कैंडीज मानकर चल सकते हैं। और डेंटल कोन्स, ठीक है, डेंटल कोन्स मेनली कैविटीज में यूज किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर निकल जाएगा आपका यहाँ पर बकल टैबलेट्स, ठीक है। चलिए कहाँ पर हो रहा है, देखिए ये हो गया मसूड़ा और ये क्या आ रहा है, जो हमारे चिक्स हैं दोनों के बीच इन्हें प्लेस किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओपा स्प्रे। ओपा स्प्रे क्या होता है? जब भी टैबलेट कोटिंग आप देखेंगे तो आपको ओपा स्प्रे, ओपा लक्स एंड ओपा ड्राई, ये 3 नाम सुनने को मिलेगा ही मिलेगा। ये बताइए क्या होता है, इसके कोटिंग से रिलेटेड होता है। ओपेक्वेंट कलर कॉन्सेंट्रेट फॉर सुगर कोटिंग, ठीक है, सुगर कोटिंग कॉन्सेंट्रेट बोला, सुगर कोटिंग, सुगर कोटिंग के लिए ओपा लक्स यूज करते हैं। ओपेक्वेंट कलर कॉन्सेंट्रेट फॉर फिल्म कोटिंग, फिल्म कोटिंग के लिए बात करते हैं तो स्प्रे, ओपा स्प्रे याद रखना, ठीक है। स्प्रे से आपको फिल्म कोटिंग याद रखना है। ओपा स्प्रे जब भी बात करते हैं तो ये फिल्म कोटिंग के लिए रहेगा। कंप्लीट फिल्म कोटिंग कॉन्सेंट्रेट किसके लिए रहेगा? ओपा ड्राई के लिए, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ओपा लक्स, ओपा स्प्रे एंड ओपा ड्राई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सुपर डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट एक्सेप्ट निकालना है यहाँ पर क्रॉस कार्मेलोस, क्रॉस पोविडॉन, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट एंड पोविडॉन। सुपर डिसइंटीग्रेट क्या होता है? टैबलेट को डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करने के लिए, टैबलेट्स के ग्रेन्यूल्स के लिए, इसके ग्रेनुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। टैबलेट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है, ब्रेक डाउन करता है, बम्बार्डिंग मैकेनिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। क्या रहेगा? डिसइंटीग्रेट। और उसी का सुपर डिसइंटीग्रेट, जो डिसइंटीग्रेशन को और स्पीडली कर सके। तो इसमें क्रॉस कार्मेलोज भी होते हैं, क्रॉस पोविडॉन हो रहा है, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट ये सभी आएंगे, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज आएंगे। बट पोविडॉन की बात करते हैं तो ये जस्ट अपोजिट है। पोविडॉन एक बाइंडर होता है जो टैबलेट के पार्टिकल्स को आपस में बाइंड करके रखता है, ठीक है। अगर पोविडॉन का क्वांटिटी अगर ज्यादा रहेगा तो डिसइंटीग्रेशन बहुत ही कम हो जाएगा, उसका रेट बहुत रिड्यूस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एस्पार्टेम। एस्पार्टेम बताइएगा, डाइल्यूएंट है जिसका यूज एज एक्सिपिएंट किया जाता है, एडिटिव्स की तरीके से किया जाता है। बताइएगा इसका प्रॉपर्टीज बताना है हमें। नॉन कार्सिनोजेनिक, 200 टाइम्स मोर स्वीटर देन शुगर, कार्सिनोजेनिक एंड 70 टाइम्स स्वीटर देन शुगर, कार्सिनोजेनिक 200 टाइम्स मोर स्वीटर देन शुगर एंड कार्सिनोजेनिक 500 टाइम्स मोर स्वीटर देन शुगर। चलिए एस्पार्टेम,
अगर एस्पार्टेम की बात करें तो आज के डेट पर एस्पार्टेम ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है एज कम्पेयर टू द सैचरिन, क्योंकि सैचरिन होता है कार्सिनोजेनिक, और कार्सिनोजेनिक मतलब क्या होता है, कैंसर कॉजिंग प्रोडक्ट। ठीक है, एस्पार्टेम का यूज़ किया जाता है क्योंकि ये नॉन कार्सिनोजेनिक होता है। आज के डेट पर सबसे ज़्यादा कार्सिनोजेनिक यूज़ किया आपके एस्पार्टेम यूज़ किए जा रहे हैं, क्योंकि नॉन कार्सिनोजेनिक है, कैंसर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और साथ ही साथ अगर इसके स्वीटनिंग टाइम की बात करूं तो 200 गुना ज़्यादा मीठा है एज कम्पेयर टू शुगर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको हटा देनी है यहाँ पर। अगला देख लेते हैं। अब ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक साइड आपके सारे स्वीटनर्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान रखना है। साइक्लामेट का भी यूज़ किया जाता है क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक होते हैं, इनका भी एज कम्पेयर टू एस्पार्टेम साइक्लामेट्स का यूज़ कम किया जाएगा। 70 टाइम्स मोर स्वीटर देन शुगर होते हैं। मैनिटॉल, मैनिटॉल का यूज़ मेनली च्यूएबल टैबलेट्स में किया जाता है। सैचरिन, देखिए ये 500 टाइम्स स्वीटर हैं। अगर हम सैचरिन का कम से कम क्वांटिटी लें तब भी हमारे लिए सफिशिएंट स्वीटनिंग हो जाएगा, लेकिन इसके यूज अब कम हो रहा है क्योंकि ये क्या हो रहा है, कार्सिनोजेनिक कैंसर कॉज करवाएगा। बट एस्पार्टेम पूरी तरीके से ये आपके लिए बेनिफिशियल है, यूज किया जा सकता है, आइडियल है क्योंकि नॉन कार्सिनोजेनिक होता है और इसका स्वीटनिंग टाइम भी अच्छा खासा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ टैबलेट्स एबिलिटी टू रेजिस्ट एब्रेशन ड्यूरिंग हैंडलिंग इज इंडिकेटेड बाय इट्स विच टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, फ्रीएबिलिटी टेस्ट, कंप्रेसिबिलिटी टेस्ट, हॉजनर रेशियो या हॉजनर इंडेक्स। अब देखिए इसका मतलब क्या पूछा गया है। एक टैबलेट जब हम उसे एक एरिया से दूसरे एरिया ट्रांसफर कर रहे हैं या जब हम उसे हैंडल कर रहे हैं तो उस दौरान उसमें कोई हिंड्रेंस आ रहा है या किसी तरीके का कोई बाहर से फिजिकल टेंशन आ रहा है जिसके कारण वो ब्रेक हो सकता है या डैमेज हो सकता है, तो इस डैमेज को रोकने के लिए इसके अगेंस्ट इसमें कितना रेजिस्टेंस है, कितना डैमेज ये या कितना बाहर से दबाव झेल सकता है, इसे चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका फ्रीएबिलिटी। इसमें क्या करते हैं, 6 इंच के डिस्टेंस से 6 टैबलेट्स को नीचे की ओर गिराया जाता है विद स्पीड ऑफ 25 आरपीएम और इसे 4 मिनट के लिए किया जाता है। इट मीन्स इसे कंप्लीट इन 6 टैबलेट्स को कंप्लीट 100 मिनट के लिए रोटेट किया जाता है और उसके बाद हम इसे चेक करते हैं कि इनमें डैमेज हुआ है या नहीं हुआ है, इनका वेट कम हुआ है या नहीं हुआ है, ये चेक किया जाता है फ्रीएबिलिटी टेस्टर के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर इन अ टैबलेट कॉल्ड। अगर हम किसी टैबलेट को बना रहे हैं और उसमें जब भी कलर कोटिंग कर रहे हैं या कलरिंग जब उसमें कर रहे हैं तो ये कलर अगर अच्छे तरीके से यूनिफॉर्मली ना होकर अनयूनिफॉर्मली अगर वो या प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट ना हो टैबलेट के सरफेस पर, तब इसे किस इफेक्ट से जानेंगे, चिपिंग, मॉटलिंग, पिकिंग या लेमिनेशन। चलिए बताइए, यहाँ पर सारे पोर्शन समझते हैं। सबसे पहले चिपिंग की बात करें। चिपिंग में क्या होता है, टैबलेट के जो एड्ज रहेंगे, किनारे रहेंगे, ये शार्प हो जाते हैं। मॉटलिंग की बात करें तो आपका करेक्ट आंसर निकल जाएगा अनइक्वल कलर डिस्ट्रीब्यूशन। पिकिंग की बात करते हैं तो टैबलेट का जो ऊपरी हिस्सा रहेगा वो पंच के साथ जाकर चिपक जाता है। और लेमिनेशन की बात करें तो टैबलेट लेयर्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये आ जाएंगे इनके डिफेक्ट्स। ठीक है, मेनली आपको यहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कलर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है अनइक्वल तरीके से, तो इसे मॉटलिंग के नाम से जानते हैं। इन टैबलेट हाइड्रोक्साइल पॉलीमर या हाइड्रोक्साइल प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज इज यूज्ड एज हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। किस तरीके से यूज किया जाता है, डाइल्यूएंट, फिल्म फॉर्मर, डिसइंटीग्रेंट या बाइंडर। क्या होता है ये, देखिए सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज एसीटेट, ये जहां पर भी आएंगे ध्यान रखना है, ये ऐसे पॉलीमर्स हैं जो फिल्म कोटिंग का काम करते हैं। ठीक है, फिल्म फॉर्मर्स या फिल्म कोटिंग में काम आ जाएगा। और मेनली कैसे रहेंगे आपके, नॉन एंटेरिक। ठीक है, जितने ये सेल्यूलोज डेरिवेटिव आ रहे हैं वो नॉन एंटेरिक रहेंगे, ग्लाइकॉल डेरिवेटिव्स नॉन एंटेरिक रहेंगे। लेकिन अगर हम थैलेट की बात करते हैं, ठीक है, थैलेट आ रहे हैं, एसीटेट थैलेट आ रहा है, पोविडोन एसीटेट थैलेट आ रहा है, ये सारे हो जाते हैं आपके एंटेरिक कोटिंग के मटेरियल्स रहेंगे। ठीक है, तो इसे आपको खास ध्यान में रखते हुए चलना है। डिसइंटीग्रेशन रेट कैन बी इंक्रीज्ड बाय, टैबलेट में जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, अगर कोई टैबलेट अभी नॉर्मल कंडीशन में 5 मिनट में डिसइंटीग्रेट हो जा रही है,
हमें उसका डिसइंटीग्रेशन रेट बढ़ाकर जस्ट दुगना करना है, उसे हमें 2 मिनट या 2.5 मिनट में ही हमें डिसइंटीग्रेट कर देना है, मतलब कम समय में डिसइंटीग्रेशन पूरा हो जाना चाहिए। तब हमें कौन सा प्रोसेस करना पड़ेगा, इंक्रीजिंग द बाइंडर कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीजिंग द फ्लेवर कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीजिंग डिसइंटीग्रेंट कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। अब सोचिएगा, जो चीज तोड़ने में मदद कर रही है, अगर हमें उस समय को अगर रिड्यूस करना है तो उसी चीज को बढ़ाना पड़ेगा जो तोड़ने में मदद कर रही है। सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट है। तो डिसइंटीग्रेंट का कंसंट्रेशन हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि डिसइंटीग्रेशन के लिए सबसे मेजर रेस्पॉन्सिबल कौन सी चीज है आपकी, तो आपके डिसइंटीग्रेंट, जो कि इस डिसइंटीग्रेशन को कंप्लीट करवा रहे हैं, जिनके कारण ही डिसइंटीग्रेशन हो पा रहा है। अगर बाइंडर डालेंगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि बाइंडर और डिसइंटीग्रेंट जस्ट अपोजिट काम करती है। डिसइंटीग्रेंट तोड़ने के लिए काम करता है, बाइंडर जोड़ने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पर फ्लेवर का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो आपका क्लियर हो गया यहाँ पर, इंक्रीजिंग द डिसइंटीग्रेंट कॉन्सेंट्रेशन, जितना ज्यादा उसके डिसइंटीग्रेंट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, उसका डिसइंटीग्रेशन उतना इजी, उतना कम समय पे हो पाएगा। अगला बढ़ते हैं, डिसोल्यूशन एपरेटस आईवी एज पर यूएसपी। डिसोल्यूशन एपरेटस की बात करते हैं, ठीक है। आईवी, ये हमें आईवी मतलब क्या हो रहा है, 4th नंबर। डिसोल्यूशन एपरेटस आपका 4th नंबर एज पर द यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के हिसाब से डिसोल्यूशन एपरेटस 4th नंबर कौन सा होगा, फ्लो थ्रू सेल, पेडल, बास्केट या रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर। चलिए बहुत इजी है, आपको सिंपली ध्यान रखना है, डिसोल्यूशन एपरेटस 4 पूछा गया है। अब 4 क्या होता है, 4 स्पेलिंग क्या होता है, FOUR, F से याद रखिएगा, फ्लो थ्रू सेल। ठीक है, चलिए एक टेबल से पूरा आपको समझाता हूं कैसे आपको इससे और इजी तरीके से याद रखना है। यहाँ पर देखिएगा, ये एपरेटस 1 to 7 है आपके, और ये यूएसपी के इसके टाइप्स और यूजेस। यूएसपी में टाइप 1 आपका हो जाएगा रोटेटिंग बास्केट, टाइप 1 हो जाएगा बास्केट, और टाइप 2 पैडल। ठीक है, साइकिल में 2 पैडल होते हैं और 1 बास्केट होता है। जब भी हम साइकिल चलाते हैं, 1 बास्केट बाहर और कितने पैडल रखते हैं, तो 2 पैडल। ऐसे आपको याद रख लेना है। रेसिप्रोकेटिंग, रेसिप्रोकेटर का शेप कैसा होता है, ऐसा सर्कल, तो 3 मानकर चलिए। 4 से बता दिया मैंने आपको, फ्लो थ्रू सेल, और यहाँ पर आपको पैडल ओवर डिस्क, रोटेटिंग सिलेंडर एंड रेसिप्रोकेटिंग होल्डर, ऐसे आपको याद करते हुए चलना है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेजिंग और डल फिल्म डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज। जब भी हम यहाँ पर टैबलेट बना रहे हैं और टैबलेट का जो कलर है वो डल हो जाए, हम किसी भी चीज को लेते हैं, हम कुछ भी अगर लेते हैं, अगर वो डल हो जाता है या फेड हो जाता है उसका कलर, तो सेम ऐसे यहाँ पर भी टैबलेट के साथ सोचना है। हमने टैबलेट बनाया और अगर उसमें ये आपको देखने को मिल रहा है, क्या हो जाएगा, ये ब्लूमिंग या ब्लूम इफेक्ट, सब कोटिंग, कैस्टर ऑयल, पॉलिशिंग। क्या जाएगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर, हेजिंग या डल। जब भी ऐसे बात करें तो इसे ब्लूमिंग के कारण, ब्लूमिंग होता है, इस कारण से ये आपका इसका इफेक्ट डल हो जाता है। ठीक है, इसका कलर अच्छे तरीके से उभर कर नहीं आता है, एक फेड कलर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। सपोज आफ्टर वेइंग ऑफ 10 टैबलेट्स आईपी के हिसाब से अगर हमने 10 टैबलेट वेट किया, द एवरेज वेट ऑफ द टैबलेट कम्स टू 250 mg, देन व्हाट द मैक्सिमम % ऑफ डिफरेंस विल बी अलाउड। जी हाँ, अगर टैबलेट वेरिएशन, वेट वेरिएशन आपने देखा होगा, तो इसमें 3 रेंजेस मिलते हैं, 10% के, 7% के एंड 0.5% के, 7.5% एंड 5% के आपको परसेंटेज देखने को मिलते हैं। तो ये क्या आ रहा है, 250 mg। 250 mg मतलब आपका ये वाला रेंज आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा रहेगा तो 7.5% तक हम यहाँ पर डिफरेंस अलाउ कर सकते हैं, जो एक्सेप्शनल रहेगा, और इससे
आगे नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर हमने मेडिसिन टैबलेट को हमने वेट किया 10% से, या 10 टैबलेट का वेट अगर 85 mg से कम आता है तब हम 10% तक वेरिएशन मान सकते हैं। अगर 85 से 250 के बीच आता है तो 7.5 तक का अलाउ किया जा सकता है, और अगर 250 से ज़्यादा आता है तब 5% ही हम यहाँ पर अलाउ करेंगे डिफरेंस को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द मिसमैच पेयर ऑफ द एक्सिपिएंट एंड इट्स ब्रांड नेम। एक साइड एक्सिपिएंट है और एक साइड इनके ब्रांड नेम है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, हमेशा ध्यान रखना है। जेपारॉक्स, इसे क्या बोलते हैं, स्प्रे ड्राइड लैक्टोज, बिल्कुल सही। पियरिटॉल मैनिटॉल, बिल्कुल ये भी सही है। प्रीमोजेल को क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड स्टार्च, करेक्ट है। एम्बरलाइट को कॉस पीवीपी, नहीं, अब ये गलत ऑप्शन है आपका। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या रहा है। एम्बरलाइट, एम्बरलाइट तो सिंपल आपका आयन एक्सचेंज रेजिन हो जाएगा। पियरिटॉल सही है, जेपारॉक्स सही है। एविसेल क्या हो रहा है, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज, ठीक है। एमडेक्स स्टार्च, हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च, स्टा RX 150 तो डायरेक्टली कंप्रेसिबल स्टार्च, ठीक है। ध्यान रखना है, ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हो जाएंगी। डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ इफरवेशन टैबलेट बताइएगा। इफरवेशन टैबलेट, इसका डिसइंटीग्रेशन समय बताना आपको। 30 मिनट, 2 से 3 घंटे, 2 से 3 मिनट या 1 घंटे। क्या हो रहा है, इफरवेशन टैबलेट कौन से टैबलेट रहते हैं, जो इनो के टैबलेट्स रहेंगे। इनो रहते हैं, वाटर में डालते ही तुरंत ही एफरवेशन बनाने लग जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने लग जाते हैं। तो ये कितने समय में डिसइंटीग्रेट होते हैं। चलिए क्या होगा, आपके इफरवेशन टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन समय सबसे कम रहता है। कितना रहेगा, 2 से 3 मिनट, ठीक है। 2 से 3 मिनट, तुरंत ही ये डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, तुरंत ही अपने क्या करते हैं, मेडिकामेंट्स को रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे। आगे देखते हैं, चूज द प्रॉपर्टीज ऑफ मैनिटॉल। मैनिटॉल का प्रॉपर्टीज बताइएगा। एज अ स्वीटनर अगर हम मैनिटॉल यूज कर रहे हैं तो इसके पीछे का आइडियल प्रॉपर्टी बताना है, किस कारण से यूज कर रहे हैं। यूज्ड इन च्यूएबल टैबलेट्स ड्यू टू नेगेटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन, बिल्कुल सही। मैनिटॉल का सबसे इंपॉर्टेंट खासियत होता है, इसमें नेगेटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इस कारण से च्यूएबल टैबलेट्स में यूज किया जाता है। नाइपर से आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार ऐसे क्वेश्चन नाइपर में देखने को मिले हैं। नॉन हाइग्रोस्कोपिक, जी हाँ, मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करता, मॉइस्चर के प्रेजेंस में आसानी से ये रह सकता है, बाकियों के साथ ऐसा नहीं होता। नॉन कार्सिनोजेनिक, जी हाँ, कार्बन आपके कैंसर भी प्रोड्यूस नहीं करते, तो नॉन कार्सिनोजेनिक भी है, पूरी तरीके से सेफ है यूज करने के लिए। हाइग्रोस्कोपिक भी नहीं है, और साथ ही साथ इजीली हम इसे च्यूएबल टैबलेट में यूज कर सकते हैं, और मेनली च्यूएबल टैबलेट्स में मैनिटॉल का ही यूज किया जाता है, अधिकतर मैनिटॉल ही यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, द पर्पस ऑफ सीलिंग या सील कोटिंग इन शुगर कोटिंग प्रोसेस फॉर टैबलेट इज। जब भी हम शुगर कोटिंग देखते हैं तो 5 स्टेप्स रहते हैं, और इसमें भी सीलिंग इफेक्ट या सीलिंग कोटिंग या सील कोटिंग करने के पीछे का रीजन बताइएगा। टू प्रिवेंट द मॉइस्चर पेनिट्रेशन इनटू द टैबलेट कोर, टू राउंड द एड्ज एंड बिल्ड अप द टैबलेट वेट, टू इम्पार्ट द डिजायर्ड कलर टू द टैबलेट, टू गिव लस्टर टू द टैबलेट। अब ये सारे ही शुगर कोटिंग के प्रोसेस आ रहे हैं। ये सब कोटिंग हो रहा है, यहाँ पर कलरिंग आ रहा है, ये आपका पॉलिशिंग आ रहा है, सिरपिंग बोल सकते हैं। यहाँ बात करते हैं टू प्रिवेंट मॉइस्चर। देखिए सीलिंग, सील से आपको ध्यान रखना है। सील मतलब वहां पर हम क्या कर रहे हैं, सील कर दे रहे हैं, सील पैक कर दे रहे हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, सीलिंग में हम यहाँ पर शुगर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल या शुगर से कोटिंग करते हैं, जो उस टैबलेट में अगर थोड़े भी कहीं पर पोर्स रहते हैं, छेद रहते हैं, गैप रहेंगे, कैविटी रहेंगे, तो यहाँ पर जाकर वो भर जाते हैं, उसे पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं, ताकि बाहर से कोई मॉइस्चर इस टैबलेट के अंदर ना आ सके। तो इसका मेजर काम रहेगा कि मॉइस्चर प्रिवेंट करना है। और कैसे करेंगे, मैकेनिज्म क्या है, तो उस टैबलेट में जितने भी छोटे छोटे स्पोर्स हैं उन सभी में आपके शुगर के सॉल्यूशन घुस जाते हैं, और एक समय के बाद वहां पर जाकर वो जम जाते हैं और पूरे उस गैप को अपना एक्यूपाई कर लेते हैं, जिसके कारण फर्दर बाहर से कोई मॉइस्चर नहीं आ पाता। क्लियर है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिक्सचर ऑफ बीज वैक्स एंड कार्नोवा वैक्स इज यूज्ड इन शुगर कोटिंग प्रोसेस फॉर। बीज वैक्स और कार्नोवा वैक्स का यूज कब किया जाएगा? सीलिंग में, कलरिंग कोटिंग में, पॉलिशिंग में या सब कोटिंग में? अब देखिए बहुत इजी सा है, बीज वैक्स और कार्नोवा वैक्स क्या होते हैं? वैक्स ही होते हैं, ठीक है, वैक्स हो रहे हैं, ये सीलिंग में इनका यूज नहीं कर रहे हैं, कलर कोटिंग में नहीं करेंगे, सब कोटिंग में क्या करते हैं? शुगर करते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी आपका शुगर ही कर रहे हैं। कलर कोटिंग में कलरेंट्स का यूज किया जाता है, ये कलर नहीं होते हैं, कहाँ पर यूज करेंगे? पॉलिशिंग में, ठीक है। हमारे टैबलेट को एक पर्टिकुलर एक डिजायरेबल शाइनिंग प्रोवाइड करने के लिए क्या करेंगे? बीज वैक्स, कार्नोवा वैक्स का यूज करते हैं। आपको जीडीसी क्लासेस ऐप पर फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, OSSC फार्मासिस्ट प्रिपरेशन के लिए। आप जरूर से एक बार इसे विजिट करके देखें, यहाँ से बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स आपको मिलेंगे जो प्रिपरेशन को और इजी आपके लिए बनाएंगे। गाइड द मूवमेंट ऑफ द पंचेस इन फंक्शन ऑफ, इज द फंक्शन ऑफ, ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है टैबलेट पंचिंग मशीन का जो पंचेस के मूवमेंट को क्या कर रहा है? गाइड कर रहा है या चेक कर रहा है? चलिए सबसे पहले आ गया ऑप्शन आपका पंचेस, कैमट्रैक, ट्यूरेट्स एंड हॉपर। पंचेस का काम क्या है? टैबलेट को एक पर्टिकुलर मोल्ड में कन्वर्ट करना, टैबलेट को एक पर्टिकुलर मोल्ड प्रोवाइड करना, एक पर्टिकुलर ढांचा देना कि आपको इसी शेप का, इसी साइज का टैबलेट बनाना है। ये पंचेस हो जाएंगे, अपर पंचेस एंड लोअर पंचेस, ठीक है, जो मेनली टैबलेट बना रहे हैं, पंच कर रहे हैं उस पाउडर को। कैम ट्रैक की बात करें, अब देखिए कैम ट्रैक का काम रहता है पंचेस के मूवमेंट को कंट्रोल करना। ट्यूरेट्स की बात करते हैं तो ये पंचेस को होल्ड करके रखते हैं उनके पर्टिकुलर एरिया में। और हॉपर की बात करें तो हॉपर से क्या हो रहा है? जो हम पाउडर डाल रहे हैं वो पाउडर को होल्ड करता है और नीचे पंचिंग एरिया तक लेकर जाता है। कैम ट्रैक का काम क्या बताया मैंने? पंचेस को के मूवमेंट को देखता है। कैसे इसका आपको ध्यान रखना है? कैम ट्रैक, ट्रैक से ध्यान रखिएगा ट्रक, और ट्रक क्या करता है? मूवमेंट करता है। ट्रक हमेशा एक एरिया से दूसरे एरिया जाता रहता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होता रहता है। तो ऐसे ही आपको ध्यान रख लेना है, कैम ट्रैक का काम है मूवमेंट, गाइड द मूवमेंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस स्टेज इन डेवलपमेंट ऑफ वेट ग्रेनुलेटिंग मास। ठीक है, जब भी हम वेट ग्रेनुलेशन का मेथड में काम कर रहे हैं, इस पे जब भी हम वर्क करेंगे तो इसमें जो हमारे ग्रेन्यूल्स हैं इसे वेट करने का प्रोसेस, इसका स्टेज हमें बताना है। जब भी हम इसे वेट करते हैं तो कौन कौन से स्टेज इसके अंदर चलते हैं और ये एक प्रॉपर डम मास में प्रिपेयर होता है। तो क्या आ जाएगा आपका? सबसे पहला पेंडिकुलर स्टेज सबसे पहले होगा, इसके बाद फेनिकुलर स्टेज होगा, फिर कैपिलरी और एट लास्ट सॉलिड ब्रिडजिंग या जिसे हम ड्रॉपलेट के नाम से भी जानते हैं। देखिए पेंडुलर सबसे पहला इनिशियल फेज रहेगा जब हम उसमें लिक्विड ऐड करते हैं। आगे फ्यूनिकुलर में लिक्विड का कंसंट्रेशन और अच्छे तरीके से और बढ़ने लगता है। कैपिलरी की स्टेज की बात करें तो अब यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर लेवल पर आपके वेटिंग एजेंट पहुंच जाते हैं या वाटर पहुंच जाता है। और फिर जब हम बात करें सॉलिड ब्रिडजिंग की तो यहाँ पर फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही कम हो जाता है और ये पूरी तरीके से ड्रॉपलेट फॉर्म में बन जाता है। तो ये आपका मेन सीरीज रहेगा। सबसे पहले पेंडिकुलर, फिर उसके बाद आ रहा है हमारा फेनिकुलर और फिर कैपिलरी और लास्ट में सॉलिड ब्रिडजिंग या जिसे हम सॉलिड ब्रिडजिंग के अलावा ड्रॉपलेट के नाम से भी जान सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, केमिकल नेम ऑफ एम्कोसेल। एम्कोसेल का केमिकल नेम बताइएगा। मैनिटॉल, सेल्यूलोस, स्प्रे ड्राइड लैक्टोस या डेक्सट्रोस। तो एम्कोसेल क्या है? सेल्यूलोस, ध्यान रखना है, ठीक है। मैनिटॉल का भी हमने देखा था, स्प्रे ड्राइड लैक्टोस देख लिए थे, सिंपल सी वही सारी चीजें हैं, ठीक है। मैनिटॉल पेरिटॉल से डाल दीजिएगा सीधा, बचना है यहाँ पर। डबल कंप्रेशन मेथड इज अल्सो नोन एज। डबल कंप्रेशन, टैबलेट बनाने के लिए 3 प्रोसेस रहते हैं, ड्राई ग्रेनुलेशन, वेट ग्रेनुलेशन और डायरेक्ट कंप्रेशन। तो बताइएगा इनमें से किस मेथड को डबल कंप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है? क्या आ जाएगा आपका? ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड। जी हाँ, क्यों ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड को डबल कंप्रेशन बोलते हैं? यह आपको नाम से समझ आ रहा है, डबल कंप्रेशन, 2 बार कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है।
तो पहले हम क्या करते हैं, एक बार प्रीमियम या प्री कंप्रेशन करते हैं। प्री कंप्रेशन करने के बाद टैबलेट्स के यहाँ पर बन जाएंगे टैबलेट ट्राइचुरेट्स। पहले एक पहला ढांचा टैबलेट ट्राइचुरेट्स बन जाएगा, जिसे हम ब्रेक डाउन कर लेंगे, और ब्रेक डाउन करने के बाद, तोड़ने के बाद छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स बन जाएंगे, और तब यहाँ पर हम फिर से एक डिसइंटीग्रेंट मिलाएंगे और इसके बाद फाइनल कंप्रेशन करेंगे। इट मीन्स 2 बार हमने यहाँ पर कंप्रेस किया, और इस कारण से इसे हम क्या बोलते हैं, डबल कंप्रेशन। किसके साथ होता है, सिर्फ आपके ड्राई ग्रेनुलेशन के साथ। वेट ग्रेनुलेशन में ऐसा नहीं है। वेट ग्रेनुलेशन में सारे मेडिकामेंट्स लेंगे, उससे वाटर के साथ या जो भी हमारा सॉल्वेंट रहेगा उसके साथ मिक्स करेंगे, और इसका एक डम मास बना लेंगे, और डम मास को हम सिप से क्रॉस करके इसे यहाँ सिप से क्रॉस करने के बाद एक ग्रेन्यूल बन जाएगा पर्टिकुलर साइज का। फिर इसे हम ड्राई करेंगे, और ड्राई करने के बाद जब ये प्रॉपर तरीके से ड्राई हो जाए तब इसे हम आगे कंप्रेशन की ओर पहुंचा देते हैं, और फिर आगे बढ़कर हम क्या करते हैं, इसमें फाइनल कंप्रेशन करके बना लेंगे टैबलेट। तो ये हो जाएगा वेट ग्रेनुलेशन। और दूसरा डायरेक्ट कंप्रेशन, जिसमें हम डायरेक्ट फर्स्ट टाइम एक ही बार में हम सारे मेडिकामेंट्स मिलाएंगे और एक ही बार हम यहाँ पर कंप्रेस करके डायरेक्ट एक टैबलेट बना लेंगे। तो ये 3 प्रोसेस रहेंगे टैबलेट प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। मेनली आपको यही पर ध्यान रखना है कि डबल कंप्रेशन आपके किस में होगा, तो ड्राई ग्रेनुलेशन में। इनके मैकेनिज्म को जरूर से आपको समझते हुए चलना है, और चीज़ों को ऐसे ही बहुत इजी तरीके से आपको डील करते हुए चलना है। चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो में, एक नए टॉपिक में, कुछ नए MCQs के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद GDC क्लासेस ऐप। पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते चलिए। थैंक यू ऑल।